हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आज शुरू करेंगे हम लोग एक और नया प्रिंसिपल फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ हेनरी फेयोल, चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। ठीक है, जितने लोग भी यहाँ पर आज सीधे इस वीडियो पर लैंड किए हो, वेल एंड गुड, वेलकम टू आवर चैनल। जाकर पहले यार पिछले सारे वीडियोस देख कर आओ जहाँ पर हमने एक एक प्रिंसिपल को एक एक वीडियो में डेडिकेटेडली पढ़ाया है। ठीक है, तो वो सारे टॉपिक्स लेकर आएंगे, कवर करके आएंगे। एक रिक्वेस्ट है, देखो वीडियो, अच्छा लगे खुद भी देखो, दोस्तों को भी शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लेकिन अब जो लोग कंटिन्यूएशन में आए हो तो आपके लिए तो एक ये कंटिन्यूएशन वीडियो है। तो आइए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिन्हें भी पर्सनल का मतलब नहीं मालूम है, ठीक है, यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, पर्सनल एंड पर्सनल में दोनों में फर्क होता है। व्हाट इज अ पर्सनल? पर्सनल मतलब एन इंडिविजुअल, अ प्रोफेशनल या एम्प्लॉय दैट इज वर्किंग इन अ कंपनी, वो सारा आपका पर्सनल के अंदर कवर हो जाता है। So now what is stability of personnel? So now there are some things written on the screen as you can see, but अगर मेरे को आपको समझाना हो तो बहुत easy भाषा में यही समझाता हूँ। I think आप भी इसीलिए ये वीडियो देखते हैं कि यार उतना नहीं देखना पड़े, समझना पड़े, यहाँ पर डायरेक्टली आपको मैं easy शब्द में समझा दूँ। तो समझो क्या है। Stability of personnel is a principle by Henry Fayol which says क्या कहता है प्रिंसिपल? वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को, प्रोफेशनल को, एम्प्लॉय को अगर आपने कंपनी में हायर किया है, इफ यू हैव हायर्ड समवन इन द कंपनी, यू शुड एक्चुअली कीप द पर्सन फॉर एट लीस्ट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, कि अगर आपने किसी को कंपनी में जगह दी है, उसका सिलेक्शन किया है, हायरिंग की है, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड होना चाहिए कि भैया इससे कम दिन में तो इसको हम नहीं निकाल देंगे। ठीक है, क्यों ऐसा कहते हैं इसके बारे में ही पूरी पढ़ाई है। लेकिन प्रिंसिपल का बेसिक मतलब क्या है, वो यही है कि किसी भी को अगर आपने हायर किया है कंपनी में तो आप उसको बात बात पे निकालने की धमकी या उसको निकाल नहीं सकते, फायर नहीं, टर्मिनेट नहीं। किसी को आपने जगह दिया है तो उसको जगह देकर छोड़ो। वो कहते हैं ना, क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम बेस्ट एग्जांपल, कि अगर वहाँ पे किसी प्लेयर को आपने मौका दिया है तो भैया 15-20 इनिंग्स दोगे तब तो वो भी बनेगा ना भाई, आगे चल के विराट कोहली, रोहित शर्मा। नहीं तो कैसे बनेगा? अगर आप उसको 2-2 इनिंग्स में धमकी मिलेगी कि टीम से निकाल देंगे तो कहाँ परफॉर्मेंस आएगी? वैसे ही कंपनीज में भी जब किसी एम्प्लॉय की हायरिंग होती है तो ये माना जाता है कि आप लंबे समय तक कंपनी में काम करोगे, आप अच्छा काम करोगे तो आपको हम क्यों निकालेंगे। ठीक है, तो कंपनी को भी ये मौका देते रहना चाहिए। कुछ उसके सॉल्यूशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का बेसिक क्रक्स ऑफ द मैटर अब मालूम है। अब पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग? इंग्लिश मीनिंग क्या है? After being selected and appointed by the rigorous procedure, the selected person should be kept at the post for minimum period decided to show the results. ठीक है, minimum period to decided to show the results क्या है? I'll just explain each and everything to you. Please don't worry. अगला पॉइंट है हमारा, it is always in the interest of the company that capable, hardworking and experienced employees डोंट लीव द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो चलो आसान समझ में आया ना। ये हमेशा एक कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है कि उसके जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, लॉयल एम्प्लॉयज़ हैं, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ हैं, वो कंपनी छोड़ के ना जाने लगे। बहुत सारी कारण होते हैं, वो आप भी समझते हैं, बट विल डिस्कस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई इट इज सेड कि क्यों एक पर्सन को स्टेबिलिटी देने की ज़रूरत है। कहने का मतलब उसे क्यों जॉब सिक्योरिटी दे, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि सर नेगेटिव मोटिवेशन तो अच्छा चीज़ है। कहने का मतलब अगर हम लोग किसी पे ये बात का प्रेशर बना रहे, काम नहीं करोगे तो निकाल देंगे कंपनी से, क्या मालूम वो अच्छा काम करे। मान सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस जॉब सिक्योरिटी अगर थ्रेट हो गया ना किसी का, ही और शी विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली प्रॉपरली वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्यों ऐसा होता है और कंपनी की ये क्यों जिम्मेदारी बनती है कि आपने किसी को लिया है तो आप उसको मौका दो अपने के लिए, वो अपने परफॉर्मेंस दिखाने का मौका दो। क्यों कहते हैं उसको हम समझते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक हायरिंग मैट्रिक्स दिख रहा होगा स्क्रीन के बगल में। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो, एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट अगर हम देखें, जो कि आप सिलेबस में नहीं है ये चीज़, बट आप जानो। ठीक है, एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट में कितनी चीज़ें हैं? रिक्रूटमेंट टूल्स का खर्चा, असेसमेंट्स का खर्चा मतलब टेस्ट्स एंड ऑल, फिर जॉब बोर्ड्स का खर्चा, पूरी आप कमिटी, फिर मार्केटिंग अबाउट द हायरिंग एंड ऑल, फिर आप
कंपनी में जब जब हायरिंग करते हो तो एक मार्केटिंग क्रिएट करनी पड़ती है, फिर आप लोगों को बताते हो अबाउट योर रिक्रूटमेंट, उसका खर्चा होता है, प्लस रिक्रूटमेंट फीस होती है जो आपका खर्चा होता है, प्लस सोर्सिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप ये सब करते हो तो ये सब का खर्चा, ये तो एक्सटर्नल कॉस्ट। अब इंटरनल कॉस्ट क्या क्या है रिक्रूटमेंट का जो कंपनी बेयर करती है, तो इन हाउस स्टाफ जो कि रिक्रूटमेंट में उनको जाना पड़ेगा, तो इन हाउस स्टाफ का खर्चा है, क्योंकि आप अगर उनको अपने मेन वर्क से हटा रहे हो उसका खर्चा। दूसरा, टूल्स एंड सिस्टम्स जो आपके चीज़ें ऑक्यूपाइड रहेंगी आपका हायरिंग के उधर पे, उसका खर्चा। फिर आता है आपका रेफरल रिवॉर्ड्स आपको देने पड़ेंगे। कई बार ऐसी कंपनीज में होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और अगर आपका कोई जान पहचान वाला उस कंपनी में आपने उसे रेफ़र किया और वो जब जॉब लिया, वो 2-4 महीने 5 महीने के बाद कंपनी ने देख लिया कि यार ये स्टेबल है, लेट्स से देयर इज अ 6 मंथ्स टेन्योर, आपने किसी को हायरिंग कराई, वो 6 महीना अगर कंप्लीट करता है आपकी कंपनी में, तो आपको, क्योंकि आपने कंपनी को एक अच्छा वैल्यूएबल एम्प्लॉय दिया है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, लेट्स से इफ द सैलरी इज अराउंड, जो मेट्रिक्स है जनरली कि अगर 50,000 की सैलरी है तो मान के चलो 15,000 10,000 रुपए आपको एक बेनिफिशियल रिवॉर्ड मिलेंगे, जिसको हम लोग रेफरल रिवॉर्ड कहते हैं। ठीक है, कई बार होता है। तो अगर आप लोग भी कल कंपनीज में जाओगे तो ये पता करना, इज देयर अ रेफरल रिवॉर्ड देयर और नॉट। अगर है तो यार अच्छा साइड इनकम है, रेफर योर फ्रेंड्स। ठीक है ना। फिर आता है हमारा सैलरी ऑफ टाइम स्पेंट, जो समय जो वहाँ पे हमारा वेस्ट हो रहा है, वो समय हमारे सारे ऑफिशियल्स का, इंडिविजुअल्स का कहीं और भी यूज़ हो सकता था, तो वो एक खर्चा क्रिएट होता है जो लगेगा। और लास्ट है हमारा इंटरव्यू कॉस्ट एटसेट्रा। अब हम क्यों आप लोगों को इतना कुछ हायरिंग मैट्रिक समझा रहे हैं, सिलेबस में नहीं है फिर भी, बिकॉज इतना माथा पच्ची करने के बाद जाकर एक एम्प्लॉय हायर होता है, एक एम्प्लॉय हायर होता है। यू डोंट नो हाउ मच एंड अ कंपनी गोज इनटू, कि जब उसको एक एम्प्लॉय चाहिए और कितनी प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल जो एक तरीके से आपके घर के अंदर आप एक नए व्यक्ति को लाकर बैठा रहे हो, क्या उसका माइंडसेट है, क्या उसका स्किल सेट है, क्या वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगा नहीं करेगा, कितना रिगरस टेस्ट है जहाँ से वो निकल के पास होके आया है। अब अगर इतना मेहनत करके आप किसी को घर के अंदर लाए हो तो उसको थोड़ा टेक केयर करोगे ना भाई। कल को वो जब जाने लगेगा तो वो तो जा रहा है जॉब छोड़ के, जिस वजह से भी जा रहा है, आपको दिमाग में आएगा यार इस वीडियो में हमने देखा था इतना खर्चा हमारा लग गया है उस पर, तो वो जाएगा तो मेरे को भी उससे लॉस है, प्लस एक नया आदमी आएगा उसमें फिर हमको ये खर्चा करना पड़ेगा। ये होता है कंपनी का दुख दर्द। प्लस इसके बाद जो दुख दर्द जो पैसे से नहीं तोला जा सकता, लॉयल्टी ऑफ द एम्प्लॉयज, एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉयज, हार्ड वर्किंग नेचर ऑफ द एम्प्लॉयज। क्यों? कोई लॉयल आदमी, कोई एक्सपीरियंस बंदा या कोई उस टाइप के जो एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है, अगर वो जाने लगता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी पूछती है अरे यार क्या दुख दर्द है मेरे को भी बताओ, तो वो बोलेगा सर मेरा घर बहुत दूर पड़ जाता है, मेरे को 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ जाता है आने जाने का खर्चा। कंपनी कहेगी, बिकॉज कंपनी कदर करती है वैसे एम्प्लॉयज़ की जो अपनी कंपनी के लिए खड़े रहते हैं एट एनी टाइम। कंपनी कहेगी भैया 5,000 रुपये ले लो, कंपनी क्यों छोड़ रहे हो इसके लिए, मेरे को बताओ तो सही। कोई होगा कि किसी की कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है जिसको चाहिए कि मेरे को छुट्टी चाहिए, एक लंबा छुट्टी चाहिए महीने 1.5 महीने का, कोई बात नहीं, कंपनी बोलेगी इसके लिए छोड़ने का क्या ज़रूरत है, ले लो ना 1.5 महीने की छुट्टी, फिर आ जाना, फिर काम करना। बिकॉज नो कंपनी वॉन्ट्स कि उसके काम करने वाले एम्प्लॉयज़ उसे छोड़ कर जाएं, क्योंकि कंपनी काफ़ी मुश्किलों के बाद एक एम्प्लॉय को भर्ती कराती है, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि वो एम्प्लॉय उसका छिटक के निकल जाए कंपनी से। समझ में आई बात? क्यों स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल जरूरी है फॉर अ कंपनीज पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब हमारा वीडियो का जो सेकंड पार्ट है, जो आपके लिए भी समझना और ये एक अच्छा एक पॉइंट है, जो है कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द मैनेजमेंट बट ऑल्सो फॉर द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के लिए क्यों जरूरी है वो अब हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इंटरेस्टिंग पार्ट। नंबर 1, it increases the efficiency due to the job security. If a company is actually successful in instilling in the minds of the people, the individuals, the employees of the company कि यार तू रहना टीम में, काम कर, कोई बात नहीं, गलती हो गई फिर मौका मिलेगा, ये प्रोजेक्ट खराब हो गया अगला प्रोजेक्ट है। इससे सबसे बड़ा बूस्ट क्या मिलता है? आप सोचो, आपके टीचर होंगे कहीं पर स्कूल में, ट्यूशन्स में, अगर आप एक टेस्ट में परफॉर्म बहुत ख़राब करते हो, अब उसके बाद वो आपको झंझोर के रख दें, उस सिनेरियो में ऑब्वियस है कि कई बच्चे वैसे होंगे जो उस डांट डपट से अगला टेस्ट में परफॉर्म करें। बट इफ़ यू आर नॉट बीइंग गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली रिफ्लेक्ट बैक एट योर मिस्टेक्स, और कोई साथ में बैठकर आपकी उन गलतियों पर देखे समझे काम करे, फिर मौका दे कि यार अगला भी मौका है, उसमें देखो ना परफॉर्म करो कहीं,
तो कहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अच्छा करोगे, पहला में जहाँ गाली खा रहे हैं या दूसरा वाले में जहाँ पर कोई बैठ कर आपके साथ कलम पकड़ कर सिखाया जा रहा है? ऑब्वियसली द सेकंड थिंग, आई गेस इट विल बी मोर बेनिफिशियल। कंपनी में भी ऐसा ही होता है। फिर क्रिकेट टीम ले लो ना, द बेस्ट एग्जाम्पल। हमको तो प्रिंसिपल चैप्टर पढ़ाने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम से अच्छा एग्जाम्पल नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर आप किसी प्लेयर को टीम में ले रहे हो और उसको बैठा के छोड़ रहे हो 10-20 मैच, ऑब्वियस आर चांसेस कि दैट ही विल परफॉर्म, ही और शी विल परफॉर्म इन द टीम। व्हाई? उसको कम से कम माथा में ये टेंशन नहीं है कि अगर मैं इस मैच में आउट हो जाता हूं तो मेरे को अगला मैच नहीं मिलेगा। वो खुल के खेल सकता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। नाउ दूसरा जो पार्ट है, इंक्रीज इन गुडविल ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली बिकॉज इट इज एकदम प्रोपोर्शनल है। वाई इट इज सेड? क्योंकि अगर आप अपने लोगों को जॉब सिक्योरिटी देते हो इन द मार्केट, यू आर हैविंग अ गुड मार्केट स्टैंडिंग, यू आर हैविंग अ गुडविल, बिकॉज आप अपने लोगों को अपने विम्स एंड फैंसीज पे फायर नहीं कर रहे, टर्मिनेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये एक अच्छा चीज़ है। और फिर आता है आपका कॉस्ट एंड एक्सपेंस बेनिफिट, जो मैंने आपको जस्ट अभी समझाया, ये पूरा वाइट चार्ट बनाकर। तो जिन्हें भी लगता है कि सर हमें ये बाद में भी ज़रूरत पड़ेगा, मस्ट स्क्रीनशॉट लो। हम 5 सेकंड गिनते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, जल्दी जल्दी 2.5 2x पे गिने। फोटो ले लिया आपने, अब आपको उसको ध्यान से पढ़ना। नाउ वापस बैक टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन पे चलते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन क्या है? नंबर 1, अननेसेसरी लेबर टर्नओवर क्रिएट्स डिसबिलीफ। लेबर टर्नओवर क्या होता है? वही जो हमने अभी वो वाइट बॉक्स वाला पढ़ा। एक जिसको आपने हायर किया, उससे काम कराया, उसको निकाला, उसके जगह पे नए लेकर आए, ये होता है एक लेबर टर्नओवर का साइकिल। नया एक एम्प्लॉय आया, कुछ दिन काम किया, गलती हुई, उसको कंपनी से निकाला, उसके जगह पे नया एम्प्लॉय लाया, फिर उसे काम सिखाया, उसे एक अच्छा पुराना एम्प्लॉय बनाया, फिर गलती की, उसको हटाया, नया लाया। ये वाला जो सर्कल है ना, इसको हम कहते हैं लेबर टर्न ओवर, ठीक है। इसको हर कंपनी को कम से कम रखना होगा। हम हायरिंग करें लेकिन हमारे पुराने स्टाफ छोड़ते नहीं जाए, क्योंकि अगर वो छोड़ रहे हैं इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कंपनी, दैट नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। तो जो लेबर टर्नओवर होता है वो अपने इंप्लॉयज में डिसबिलीफ तो क्रिएट करता ही है कि अगर मेरी कंपनी में मेरे काम का कदर नहीं है, पता चला कल हमसे एक गलती हो गई तो मेरे को कंपनी से निकाल देंगे, ठीक है। तो एनी कंपनी शुड अवॉइड लेबर टर्नओवर, देन इट इज अगेन डिक्लाइनिंग रेपुटेशन। बिल्कुल, अगर आपका लेबर टर्नओवर कम होने से मार्केट में गुडविल अच्छी है, तो लेबर टर्नओवर ज़्यादा हो जाने से गुडविल घटेगी भी तो, रेपुटेशन घटेगा भी तो। और हमारा जो फाइनल पॉइंट है कि इंक्रीज इन हायरिंग एक्सपेंस। किसी को निकालोगे तो किसी को अंदर भी तो लाना पड़ेगा कंपनी में। तो जब किसी को अंदर लाओगे कंपनी में, तो ये जो वाइट बॉक्स वाला था ना, पूरा इतना खर्चा घुसता है एक एम्प्लॉय के हायरिंग में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एप्लीकेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और वायलेशन भी केसेस समझ में आए होंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। कभी भी अगर आएगा एग्जाम्स में, आप इसको ईजिली टैकल कर पाओगे, क्योंकि सिचुएशन वही आएगा कि देयर इज एन एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन जिसके अंडर में कोई काम कर रहा है। नाउ ही और शी इज हैविंग एक्चुअली एन इमोशन, जहाँ पर जो उनका एम्प्लॉय है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वो उनका आदत है एक को हटाते हैं, दूसरे को लाते हैं। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग वायलेटेड, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल विच इज बीइंग वायलेटेड। तो या तो वायलेशन होगा तब भी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, या दूसरा केस स्टडी आ सकता है जहां पर वो अपने वर्कर को मौका दे रहे हैं, बता रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उसे जॉब सिक्योरिटी देकर ही और शी कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी। आइडेंटिफाई, क्वेश्चन आएगा, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट बीइंग फॉलोड हियर, प्रिंसिपल बीइंग फॉलोड हियर, तो भी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल लिखेंगे। खाली एक में वायलेशन का एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं या एप्लीकेशन का प्रिंसिपल ये एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। तो वो हम लोग अच्छे से करेंगे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी 2-3 प्रिंसिपल फेयल के और हैं, फिर टेलर को पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, और फिर अच्छा केस स्टडी वगैरह लेकर आएंगे, 1 शॉट वीडियो लेकर आएंगे, डिटेल में करेंगे। हमारा जो टारगेट है ना 2026, एक साथ मिलकर फोड़ेंगे उसको, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियोस आते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।